हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अभी हाल ही में एसएससीजीएल मेंस की आंसर की आ चुकी हैं और अपन 4 शिफ्ट के जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम में उनको किस तरह अटेंड किया जाता है, आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना होता है और किस क्वेश्चन को कितना जल्दी हल करना होता है, ये सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आज अपन यहाँ पर 3 मार्च का जो पेपर लगा था इसके सारे के सारे मैथ के 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 3 मार्च का पेपर लगा था जो कि एक ही शिफ्ट के अंदर हुआ है और यहाँ पर इसके सारे के सारे 30 क्वेश्चन अपन यहाँ हल करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक चलिए रेशियो का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि एक परीक्षा में राजेश, राकेश, रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात ये है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है। ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर इनका रेशियो दे रखा है। किसका? एक तो ये राजेश का है और एक क्या है, राकेश है और एक कौन है, रमेश है। ठीक है। इनका रेशियो है 2:4:9 दे रखा है। अपने पास यहाँ पर जो ये कौन है, राजेश, इसकी वैल्यू दे रखी है। राजेश परीक्षा में कितने अंक ला रहा है, 30 अंक ला रहा है। मतलब यहाँ पर 2 की वैल्यू दे रखा है जो कि कितनी है, 30 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी। और अपने से किसका पूछ रहा है, राकेश और रमेश का। तो राकेश का कितना हो जाएगा, ये 1 की वैल्यू 15, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और 1 की वैल्यू 15, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 हो जाएगी। ठीक है। तो आप सीधा ही कर सकते हैं, आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको यहां से सीधा मान निकालना है कि 2 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी। और अपन इस प्रकार दोनों का निकाल लेंगे। 4 की वैल्यू 60 और 9 की वैल्यू 135 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ बोल रहा है कि 2 प्रत्याशी एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक को 64% मत प्राप्त हुए और यह 434 मतों से जीत गया। जो कुल पड़े मतों की संख्या पूछा है कि टोटल कितने वोट पड़े हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो जीतने वाला उम्मीदवार है इसको कितने वोट मिले, यहाँ पर 64% वोट मिले। ठीक है। तो जो हारने वाला उम्मीदवार है इसको कितने मिलेंगे, इसको 36% वोट मिलेंगे। ठीक है। और ये जीतने वाला जो उम्मीदवार है ये कितने मतों से जीता, यहाँ पर 434 मतों से। जबकि इनका परसेंटेज डिफरेंस कितना है, ये हो जाएगा अपने पास 28% हो जाएगा। और 28% की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये है अपने पास 434। ठीक है। अपने पास टोटल मत पूछ रहा है, टोटल कितना होता है 100%। तो 28% की वैल्यू अपने पास ये दे रखा है। 100% की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो 7 चौक 28, 7 से कट रहा है 7 छिंग 42 और बचा कितना, 1, 7 दूनी 14, 4 एकम 4, ये कितनी बार, 25 बार। 25 दुना 50 का 0 हासिल का 5, 25 छिकी 150 और 5 कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास जो टोटल वोट हैं ये कितने हो जाएंगे, 1550 टोटल वोट हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है उसको सबसे पहले अपन हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 36 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 12 आया। 24 में से 12 गया तो कितना बचा, 12। ठीक है। अब अपने को यहाँ पे इस गुणा को हल नहीं करना, सबसे पहले भाग को हल करना है जो कि मझले ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर जो कितना बचा था, 12 बचा था, 12 के अंदर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा अपने पास 4। अब अपने को यहाँ पर इस गुणा को सबसे पहले हल नहीं करेंगे, इस वाले भाग को हल करेंगे अपन। ठीक है। तो 90 में 5 का भाग दिया तो कितना आएगा, यहाँ 18 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, 18 चौक कितना हो गया, 72 हो गया। और यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पर कितना है, 76 में से 72 गया तो अपने पास बचेगा कितना, 4 बचेगा। ठीक है। जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना था। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो छोटा ब्रैकेट होता है उसको हल करते हैं। ठीक है। फिर भाग होता है उसको हल करते हैं। तो इस प्रकार आपको बोर्ड मास का नियम लगाना होता है।
तो काफी आसानी से इस क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहां बोल रहा है कि 25,000 की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% प्रति वर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, तो 12% की दर से 3 साल का अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन यहां क्या करेंगे, इसका 12% निकाल लेंगे। तो इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपन क्या करेंगे, 2 बार 12% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 पॉइंट। अपन सक्सेसिव निकाल के इसको निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 × 12, तो ये तो कितना हो रहा है 24 प्लस 2 सालों का ये हो जाएगा ये 144/100। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25.44, ये 2 सालों का आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक बार और 12 का निकाल लेंगे। तो 12 जोड़ के ये तो 1 मान लेंगे और एक 12 हो रहे हैं, तो इन दोनों का अपन सक्सेसिव निकालेंगे। तो प्लस ये कितना हो जाएगा, अब इसको इधर जोड़ा तो ये तो हो गया अपने पास 37.44। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो ये 25.44 इसको अपन 12 से मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे देंगे। तो अपने पास जो आएगा इनको जोड़ के 3 सालों का सक्सेसिव हो जाएगा, मतलब ये 12% की दर से 3 सालों का ब्याज आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 12 चौक 48 का 8 हासिल का 4, 48 4 52 का 2 हासिल का 5, 12 पंचे 60 और 5 65 का 5 हासिल का 6, 12 दूना 24 6 30। ठीक है, 100 का भाग दिया, पॉइंट के बाद 2 हैं तो ये पॉइंट यहाँ 100 का भाग दिया तो कितना आएगा 3.05 आएगा। तो अगर अपन 37.44 के अंदर ये जोड़ देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपने पास लगभग ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 में ये जोड़ेंगे तो 40 पॉइंट कुछ हो जाएगा ये ना, तो 40.5 के लगभग आएगा ये। अब इसको अपन क्या करेंगे, इतना परसेंट निकालना है अपने को। ये क्या है, अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज है 3 सालों का। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो 25,000 है इसका अपने को कुछ नहीं निकालना, 40.5% निकालना है। तो परसेंट निकालने के लिए अपन 100 से भाग दे देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो, इसका पॉइंट हटाया तो 1 10 नीचे आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 25 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजो 125 हासिल का कितना 1, 25 चौक 100 और ये कितना हो जाएगा 101। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ रहा है, लगभग ये आ रहा है 10,125 के लगभग आ रहा है। जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो अपने पास 10,123, अपन यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पर अपने पास कुछ पॉइंट में कम आ रहा था। ठीक है, अपन ने इसको क्या किया, यहाँ पर 5 मान लिया, 0.049 के लगभग आ रहा था, अपन ने 5 मान लिया, तो अपने पास यहाँ पर भी थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन अपन अगर अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाते हैं तो यहाँ पर अपने पास यही ऐसा ऑप्शन है जो कि इसके जस्ट करीब आ रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपने को एग्जाम में क्या करना होता है कि जितना नजदीक अपन अगर राइट आंसर के पास जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, अपना राइट आंसर हो जाता है। इसे क्वेश्चन में अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाते हैं ताकि अपन क्वेश्चन को ज्यादा टाइम न देकर तुरंत आसानी से हल करके टिक मार के आगे बढ़ सके। ठीक है, आपको एग्जाम में हिंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना होता है। अगर ये क्वेश्चन इतना करने पर इतना आ रहा है तो आप उस पर टिक मार के तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन को पूरा हल नहीं करना होता एक्चुअली। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इसके लगभग ही आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहां बोल रहा है कि निम्न आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करें। ठीक है, तो मानक विचलन के लिए अपन सबसे पहले निकालते हैं माध्य। तो इन संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, इन संख्याओं को जोड़ा तो 19 में 4 का भाग दे देंगे तो अपने पास कितना आ रहा है 19/4 आ रहा है। ये क्या है, माध्य। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपने को मानक विचलन का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मानक विचलन का, कि अपन माध्य के अंदर से इनका डिफरेंस लेते हैं और उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर अपने इस टोटल संख्या का भाग दे देते हैं तो अपने पास मानक विचलन निकल के आ जाता है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 19/4 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 20 में से 19 गया तो 1/4 आ रहा है, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर इसका और 3 का डिफरेंस किया तो कितना आ रहा है, 12 में से 19 गया तो -7 आ रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, प्लस का लेते हैं, तो 7
7 बटावा कितना हो जाएगा यहाँ पर 7/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 और 19/4 का 16 में से 19 गया तो 3, तो 3 बटावा कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे अपन। फिर अपन इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 7 और 19/4 का, 7 चौक 28, तो यहाँ पर कितना आएगा 9/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या करते हैं, ये जितनी संख्या है उसका भाग दे देते हैं और इसके लगा देते हैं अपन क्या अंडर रूट। ये अपने पास क्या निकल के आ जाता है, मानक विचलन निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास मानक विचलन निकल के आ जाता है। तो इसको अपन हल कर लेते हैं। यहाँ पर अपन क्या करेंगे 1/4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो बाहर आके क्या हो जाएगा, वो अपने पास 1/4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है स्क्वायर के अंदर है, तो ऊपर क्या रह जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर ऊपर रह जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है। और अपॉन में कितना है 4, तो इसको जोड़ा तो ये कितना आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है 50 और ये कितना 90 140, तो 140/4 इसका अंडर, और बार कितना है अपने पास 1/4 है, तो 4 से काटा इसको, ये कितना आ रहा है 35 आ रहा है, अंडर 35 और इंटू 1/4 है ही। तो अपन इस 35 को लगभग क्या लिख सकते हैं, ये किसका अंडर है 6 का अंडर है, तो 1/4 इंटू इसको अपन लगभग 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको काटा 4 का भाग 6 में दिया एक बार, बचा कितना यहाँ पर 2, तो पॉइंट लगाया 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो लगभग किसके आ रहा है ये 1.5 के लगभग इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। जो कि जब अपन ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर तो 1.48 आ रहा है, जो कि 1.5 के जस्ट नजदीक है, तो यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन में एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी क्वेश्चन हल करना है तो, ठीक है। तो ये आपको तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन के तरीके से अगर पहले से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो आपका जो अप्रोक्सीमेशन का तरीका है ये डेवलप हो जाएगा खुद से ही, ठीक है। और आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शंस की मदद से हल करने लगेंगे, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, क्वेश्चंस को हल करिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, और जिससे आपका जो अप्रोक्सीमेशन का जो तरीका है ये आपके वर्क में आ जाएगा, कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में स्वतः ही अप्रोक्सीमेशन जो तरीका है वो आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को अपने को इतना ही हल करना है जिससे अपना आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसका राइट आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां बोल रहा है कि ए 7 में से 5 बार सच बोलता है और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे एक ही तथ्य को करने के लिए एक दूसरे का खंडन करें, ठीक है, मतलब विरोधाभास करें एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो यहां अपन क्या करेंगे, एक बार तो अपन क्या करेंगे, ए को कितनी बार सच बोल रहा है, ये 7 में से 5 बार सच बोल रहा है, तो अगर ये सच बोलेगा तो ये झूठ बोलेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार तो ए को सच बुलाएंगे, बी को झूठ बुला देंगे, फिर अपन क्या करेंगे, बी को सच बुलाएंगे, ए को झूठ बुला देंगे। तो इस प्रकार इन दोनों का खंडन का जो प्रायिकता है वो निकल जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए 5 बार सच बोल रहा है, कितने में से 7 बार में से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब जो बी है इसको अपन झूठ बुला देंगे, तो 8 बार सच बोल रहा है तो झूठ कितनी बार बोलेगा, 1 बार, कितने में से 9 बार, ठीक है। अब क्या करेगा, अब बी अपने ए क्या करेगा, झूठ बोलेगा, जिसमें से 5 बार तो ये क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो 2 बार ये क्या करेगा, झूठ बोलेगा, कितने में से 7 में से, ठीक है। ए क्या करेगा, सच बोलेगा, तो 8 बार सच बोलेगा 9 में से, ठीक है। तो अपन इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास इसके एक दूसरे को खंडन करने की जो प्रायिकता है वो निकल के आ जाएगी। तो नीचे तो क्या आ रहा है, नीचे इन दोनों का मल्टीपल आ रहा है, तो दोनों का सेम आ रहा है, तो लघुत्तम हो जाएगा ये 63, तो ऊपर तो 5 प्लस ये कितना है 16, तो ऊपर कितना आ रहा है 21/63 आ रहा है, इसको 21 से कट रहा है ये, तो 1/3 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रायिकता है ये कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम से पहले भी कराए हैं प्रायिकता का, तो उसके अंदर मैंने आपको ये तरीके इस तरीके से क्वेश्चन कराए हैं,
अगर आप वो वीडियो देख के जाते हैं तो शायद आपका ये इक्वेशन ठीक हो जाता। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अब की बार से कोर्स चेंज हो चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीजीएल हो, सीजीएल हो या एमटीएस हो। तो कोई सा भी एग्जाम हो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहां बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ये है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है इनका अंडरूट ले लेंगे, वही हो जाएगा ये 14 और ये कितना 25। तो 14:25 उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8 और यहां बोल रहे हैं कि 18 सेमी त्रिज्या का एक अर्धगोला कटोरा दर से भरा हुआ है। इस दर को 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतल में भरा जाना है। प्याला खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को अपन दोनों का आयतन को बराबर करके हल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपने पास क्या है, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। आर कितना है यहाँ पर 18, तो 18 का क्यूब हो जाएगा। ये इसको बराबर कर देंगे अपन यहाँ पर बेलन के आयतन से। बेलन का आयतन क्या हो जाता है, ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है यहाँ पर 6। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास बोल रहा है कि कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, तो अपन इसको क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एन बोतलों की यहाँ पर आवश्यकता होगी, एन का मान इससे निकाल लेंगे, पाई से तो ये पाई कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 के 18 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 6 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना 18 को। तो इस 3 का स्क्वायर से तो अपन यहाँ क्या करेंगे, इस क्यूब को काट देंगे और इस 3 से ये वाला 3 भी कट जाएगा। ठीक है, इस 2 से अपन क्या करेंगे, इस 6 को काटेंगे, यहाँ कितना बचेगा 3। तो इस 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर इंटू 6 लिख सकते हैं ना। तो इस 3 से तो ये 6 कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 2। 6 का स्क्वायर 36 दूना कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पर अपने पास कितना बचेगा, 72 बचेगा। इसका मतलब जो एन की वैल्यू है ये कितनी आ गई, 72 आ गई। तो यहाँ पर इस प्याली को, जो प्याला है, इसको खाली करने के लिए 72 बोतलों की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 72। ठीक है, इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। ये तरीका एसएससी का एक्चुअली फेवरेट वाला तरीका है। ऐसे ही पैटर्न पर एसएससी हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में अपन दोनों का आयतन को बराबर करके फिर अपने पास कुछ ही पूछे अपन आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को अपन करते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस इसका अंडर लग रहा है, तो इसका मान अपने को पूछ रहा है। तो जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो और अगर माइनस का यहाँ पर निशान दिया हुआ तो अपन क्या करते हैं, जो 20 का जो कंजुगेटिव गुणनखंड है या फैक्टर्स हैं उसको अपन लिख लेते हैं एक बार। तो 20 का जो कंजुगेटिव फैक्टर है वो कौन कौन से होते हैं, 4 × 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर माइनस का निशान आता है तो अपन छोटा वाला फैक्टर लेते हैं, वही अपना राइट आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस का निशान होता है तो अपन बड़ा वाला फैक्टर लेते हैं, वो अपना क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस है तो इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि कोई माल 3 आरोपियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है और उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 में बेचा तो पहले व्यापारी ने इसने कितने में खरीदा था। ठीक है, तो सबको यहाँ पर 30% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अपन इसको फ्रैक्शन रूप में लिख लेंगे, 10 से 13 मतलब 30% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3 है तो अपन इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब कितना हो रहा है 1000, 13 का क्यूब कितना होता है, ये 2197 हो जाता है 13 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो अंतिम व्यापारी है ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 300 दे रखा है, ये इतने में बेच रहा है। ठीक है, और इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो 300 है ये किसकी वैल्यू है, ये
97 की वैल्यू है। तो अपने पास 1000 का मान ज्ञात करना है। जो स्टार्टिंग में कौन है, जो शुरू में जिसने खरीदा था, मतलब इस 1000 की वैल्यू अपने को ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे। अपन 2197 को लगभग अपन क्या मान लेंगे, 2200 मान लेंगे। ठीक है, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, बचेगा कितना यहाँ पर 3000। ठीक है, 3000 में अपन 22 का भाग देंगे तो 22 से कम 22 बचा कितना, 8 बचा। 22 3 66 बचा कितना यहाँ पर 14 बचा। तो अब कितनी बार 22 छिकी 132 होता है, यहाँ पर कितना बचा 8। तो लगभग अपने पास कितना आएगा 136 के लगभग अपना राइट आंसर होगा। जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 136 के लगभग एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है आगे, इतना करके ये आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको आना बहुत जरूरी है। और ऐसा कब आएगा, जब आप मल्टीपल टाइम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड के अंदर स्वतः ही वो अप्रोक्सीमेशन मेथड लग जाएगा। आप क्वेश्चन को करने का तरीका अपने आप लगाने लग जाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर 2100 को अगर यहाँ पर काटा पीटी करता तो बहुत टाइम लग जाता। मैंने इसको स्वतः ही 2200 मान लिया, तो फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और तुरंत अपन ने इसका 22 का भाग देके आंसर निकाल लिया। तो इस प्रकार अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना काफी अपने पास फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहां बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर सेम तो क्या दे रखा है, दर समान दे रखा है, तो अपने पास जो धनराशि वो भी समान है, तो इनका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, जो टाइम का रेशियो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 वर्ष है और यहाँ पर 21 वर्ष है, तो इनका जो ब्याज का अनुपात है ये भी यही हो जाएगा सेम। तो 8:21 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा की प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल पूछ रही है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी। सबसे पहले अपने पास धारा के अनुकूल तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछ रही है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है ये कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, तो ये अपने पास इसकी स्पीड हो जाएगी 17.5 किलोमीटर, 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो और अप स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास प्रतिकूल दिशा में 7 घंटे में। वही 35 किलोमीटर की दूरी जा रहा है तो इसको लगेगा कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर अपन क्या करते हैं, तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो दोनों को जोड़ा तो 22.5, इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ रहा है, 11.25 आ रहा है। ये किसकी स्पीड आ गई, ये अपने पास जो शांत जल में नाव है इसकी चाल आ गई। ये अपने से पूछ रहा था जो कि 11.25 है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, ये क्या होता है, ये अपने पास x प्लस वाई होता है और ये क्या होता है, x माइनस वाई होता है। तो अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास 2x की वैल्यू आएगी। तो 2x में से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का भाग लगा देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है जो कि क्या होती है, शांत जल में नाव की चाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ बोल रहा है कि जो ये द्विघात समीकरण और इस द्विघात समीकरण का एलसीएम ज्ञात करें। तो अपन सबसे पहले इनका क्या करेंगे, जो इसके जो अपने पास मूल है वो निकाल लेंगे। तो इसको अपन तोड़ेंगे तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा करने पे 15 और जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए, तो 5 और 3 लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस का और अपने इसको सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो अपने पास जो इसके जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे, अपने पास एक तो x माइनस 5 आएगा और एक आएगा x माइनस 3। क्यों, क्योंकि जब अपन इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 5 माइनस का 3 प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पर 5 को अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, और इस 3 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर माइनस का 8 आ रहा है। तो अपन सीधा लिख सकते हैं इसके गुणनखंड। यहाँ पर भी इसी प्रकार लिख लेंगे। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने पास 6 कब आता है, 2 और 3 को गुणा करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, x माइनस 2 होगा और एक का होगा x माइनस 3 होगा। तो इसके गुणनखंड ये हो जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए अपन वो सारे जितने भी गुणनखंड हैं उसके सारे मान लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले क्या है, x माइनस 2 है, तो ये होगा x माइनस 3 इसमें से ले लेंगे, ठीक है, और x माइनस 5 भी ले लेंगे। तो अपने पास ये सारे गुणनखंड आ गए। तो ये अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास एलसीएम हो जाएगा एक्चुअली, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 3 इसमें भी आ रहा है, x माइनस 3 इसमें भी आ रहा है, तो अपन दोनों में से एक ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि एक टैंक से 2 इंटेल ए और बी जुड़े हुए हैं। ए और बी टैंक को क्रमशः 32 घंटा और 28 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय में पूर्ण भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है यहाँ पर 32 घंटे ले रहा है और जो बी है ये 28 घंटे ले रहा है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 56 इंटू 4 इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना आता है 8 और यहाँ पर 7, 8 7 का लघुत्तम 56, 4 कॉमन लिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अपने पास जो एलसीएम आएगा ये कितना आएगा 24 और 20 और 2 22, 224 इनका लघुत्तम हो जाएगा। अब अपन इसमें 32 का भाग दिया तो यहाँ पर कितना आएगा 7, 28 का भाग दिया तो यहाँ पर कितना आएगा 8, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 15। अपने को क्या बोल रहा है कि बारी बारी खोलते हैं एक एक घंटे के लिए। तो सबसे पहले ए खोला तो 2 घंटे में कितना भर रहे हैं 15 कर रहे हैं, तो 2 आवर्स के अंदर ये कितना भर रहे हैं 15 भर रहे हैं, जबकि भरना कितना है इनको 224 बनना है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर इसके करीब जाने के लिए 15 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा ये 210 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने को इसको करीब जाना है ना। और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन दो कितने, यहाँ पर इसको 28 घंटे के अंदर 210 भर दिया। अब कौन भर रहा था, ए भर रहा था, ए ने शुरुआत की, तो यहाँ पर 7 और जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ा तो कितने आएंगे 217 हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास कितना बचा काम, यहाँ पर 224 करना है, 8 काम बचा, कितना बचा 8 बचा। और करेगा कौन, यहाँ पर करेगा कौन, यही करेगा, 8 ही काम कर बच रहा है और 8 ही काम ये करना है। तो ये कितना हो जाएगा 3 और 7, तो यहाँ पर 7 बटा 8 हो जाएगा, 7 बच रहा है काम, जबकि कर रहा कितना ये 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 29। तो 29 सही, अपने पास इतना टाइम तो पहले लग रहा था, अब इतना काम बचा और करेगा कौन, बी करेगा 8 की एफिशिएंसी से। तो अपने पास टोटल टाइम कितना हो जाएगा 29 सही, 7 बटा 8 घंटे इसको लगेंगे। और इसको अपन लगभग क्या लिख सकते हैं 30 घंटे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है, तो इसको अपन लगभग 30 घंटे लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सीजीएल जो मेंस का प्री का जो पेपर था उसके अंदर भी मल्टीपल स्टेप्स के अंदर पूछे गए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न हो जाता है। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, चाहे वो सीपीओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहां बोल रहा है कि जो व्यंजक हैं इसको सरल करें, ठीक है। तो जो अपन इसको देखते हैं तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इस टर्म को और इस टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को अपन ये लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, 1 की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा।
अब इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को लिखकर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 8 हो जाएगा ये, ठीक है, एक्स की पावर 8 हो जाएगा। और इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को अपन साथ में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 16 ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास इसका जो फाइनल है ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 16, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि अपन ये वाला टर्म और इस वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे तो अपने पास ये आएगा, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे तो अपने पास ये वाली टर्म बन जाएगी, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे तो अपने पास ये वाली टर्म बन जाएगी, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को अगर एक साथ लिखेंगे तो अपने पास ये वाली टर्म बन जाएगी। तो फाइनल जो टर्म होगी अपने पास 1 माइनस एक्स की पावर 16 हो जाएगी, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना था। ऐसे क्वेश्चन आपको सीजीएल प्री के अंदर भी पूछे गए हैं, तो जो प्री के अंदर पूछते हैं वो डेफिनेटली मेंस के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी मल्टीपल टाइम अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आने वाले कोई सा भी एग्जाम हो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ बोल रहा है एक कार के अंकित मूल्य पर 12, 18, 25% की 3 छूट दी गई, इनकी एकल छूट बताएं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले इन दोनों की एकल छूट निकाल लेंगे, 12 और 18 30, तो इन दोनों को जोड़ा 30 माइनस इन दोनों का गुणा किया तो 18 दूना 36 का 6 हासिल का 3, 18 और 3 21। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 30 में से 2.16 घटाया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 27.84 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो 27.84 इसके अंदर अपन क्या करेंगे 25 इसका और इसका अपन एक सक्सेसिव निकाल लेंगे, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा 27.84 इंटू ये कितना हो जाएगा 25/100। तो इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 37.84 माइनस इसमें से ये घटाया तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा अपने पास 25 चौक 100, 100 का 0 हासिल का हासिल का 10, 25 आंटे 200, 200 और 10 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, उसका 10 हासिल का कितना हो जाएगा 21। ये कितना 25 7 175 में 21 जोड़ा तो 196 का 6 हासिल का 19, 25 दूना 50 और 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69, ठीक है। 69 ही होगा ना, नहीं हाँ 69 ही होगा, ठीक है। 19 जोड़ेंगे 50 के अंदर, हाँ बिल्कुल। तो अब ये क्या हो जाएगा, 100 का भाग लगाना है, तो यहाँ पर ये पॉइंट तो ये लग जाएगा, तो 6 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पर 6.96, 6.96 यहाँ पर घटा देंगे तो 6.96 घटाया तो यहाँ पर 14 में 6 गया 8, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ पर कितना 6, तो 6 यहाँ पर कितना आएगा, एक्चुअली क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ यहाँ पर 25 जोड़ेंगे इसके अंदर तो यहाँ पर कितना आएगा 52 आएगा एक्चुअली, ठीक है, ना कि 37। तो ये होगा अपने पास 52। तो अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर 11 में से 6 गया तो 5 और यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो 45 पॉइंट कितना आ रहा है 88 आ रहा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इसके जो एकल छूट हो जाएगी इन तीनों डिस्काउंट की अपने पास ये हो जाएगी 45.88। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों की एकल छूट निकाल लेते हैं, जो कि अपन वर्बली निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 27.84 हो जाएगी इन दोनों की एकल छूट। फिर अपन इसकी और 25 की अपन एकल छूट निकालेंगे, तो अपन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये घटा देंगे तो अपने पास कितना आएगा 6.96 आएगा, तो 6.96 को इसमें से घटाया तो अपने पास 25.88 हो जाएगा, जो कि इन तीनों की एकल छूट के बराबर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि निम्न संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले करते हैं, इनको अपन बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं। तो अपन सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या
25, फिर क्या है 27, फिर क्या है यहाँ पर 27 के बाद 29 है, ठीक है, फिर 30 है, फिर 31 है, फिर 32 है, फिर 33 है और फिर 35 है, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें से जो बीच की संख्या होगी वही अपना क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। तो इधर से 3 इधर से और 3 इधर से, टोटल संख्याएं कितनी है, ये 3 6 7 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 30 होगा, 31 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 संख्या ये हो गई और 3 संख्या ये हो गई, 32 33 35, हाँ बिल्कुल। तो अपने पास जो बीच की संख्या क्या है 30 है, ये अपना क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। तो इसका आंसर दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। सबसे पहले अपन इसको क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में जमा लेते हैं और जो बीच की संख्या होती है वो अपनी माध्यिका हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18 और ये जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन वाला क्वेश्चन है। काफी आसान क्वेश्चन है, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आप इन फ्यूचर कभी जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां बोल रहा है कि रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की संख्या कुल संख्या 100 है तो इसका मतलब टोटल जानवर हो गए अपने पास 100 और जानवरों के पैरों की संख्या कितनी है, 348 है। तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सिर एक जानवर का हमेशा एक ही सिर होता है तो टोटल जानवर तो कितने हो जाएंगे, 100, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि अगर 100 की 100 मुर्गियां होती तो इनके पैर कितने होते हैं, मुर्गियों के 2 ही पैर होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, इनके पैर 200 हो जाएंगे। ये तो कौन है, मुर्गियां हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर सारी की सारी क्या होती, बकरियां होती, बकरियों के पैर कितने होते, 4 होते हैं, तो इनके टोटल पैर कितने हो जाते, 400 पैर हो जाते हैं। ये कौन है, ये हो गए अपने पास बकरियां। जबकि अपने पास पैरों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 348 दे रखी है। तो इसका मतलब इनमें से कुछ बकरियां होंगी और कुछ भेड़े होंगी। तो यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 84 नहीं 48 है ना, 48। तो ये हो जाएगा अपने पास 148 बचेगा ये, और यहाँ पर कितना बचेगा, 52 बचेगा। इनका रेशियो निकाल लेंगे, 4 से कट रहा है, ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 7 चौक 28, ठीक है। तो जबकि इनका टोटल कितना आ रहा है, 50। 50 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, टोटल कितना है यहाँ पर, 100 है, 100 ही है टोटल जानवर क्योंकि सिर इनके 100 है। तो ये हो गया 100, एक की वैल्यू 2, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 26 हो जाएगी और 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 74 हो जाएगी, ठीक है। और अपने पास पूछ क्या रहा है यहाँ पर, रीवा के पास कुल बकरियों की संख्या, तो बकरियां कितनी हो जाएगी, 74 हो जाएगी। मुर्गियां पूछिए तो मुर्गियां कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो आपको एलिगेशन मेथड से इस प्रकार हल करने लेना होता है। तो अपन क्या करते हैं, जो भी अपने पास सिरों की संख्या दे रखा होता है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी की पूरी अपन मुर्गियां मान लेते हैं एक बार, तो फिर अपन एक बार पूरी की पूरी बकरियां मान लेते हैं। अपने पास कुल पैरों की संख्या दे रखा है तो अपन उसको बीच में लिख के एलिगेशन लगा देते हैं, तो इनका रेशियो आ जाता है। रेशियो को अपन क्या करते हैं, जोड़कर इनकी जो टोटल संख्या है उसमें भाग दे देते हैं, तो एक की वैल्यू अपने पास आ जाती है और अपन अपने पास कुछ ही पूछे वो अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन से ऐसे क्वेश्चन काफी आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ बोल रहा है कि 20 संख्याओं का एवरेज 32 है। यदि दो संख्याएं 29 और 31 हैं तो 32 से कम है, ये 3 कम है और ये -1 कम है, ठीक है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, शेष कितनी बची, 18 बची। तो यहाँ पर कितनी कम है, ये 4 कम है, कितने पर, 18 पर। तो भाग दिया तो 0.2, क्यों, 18 दूना 36 होता है, फिर 4 बचा, फिर 0.2। तो मतलब इनके यहाँ पर कम हो जाने पर जो एवरेज है वो कितने की कमी हो गई, 0.22 की कमी हो गई। तो जो 18 संख्याएं बची, ठीक है, 18 संख्याएं बची, उनका एवरेज कितना होगा। अगर यहाँ पर 22 कम हो रहा है, 0.22 कम हो रहा है तो इनका 0.22 ज्यादा होगा। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो बची हुई 18 संख्या है इनका एवरेज हो जाएगा अपने पास 32.22 हो जाएगा,
ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। तो इस इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, जो कमी हो रही है उसको अपन मैनेज करने के लिए बढ़ा देते हैं उसके अंदर, ठीक है, जिससे अपने पास जो एवरेज है वो संतुलित बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि निम्न सूत्र गलत सूत्र का चयन करें। तो यहाँ पर गलत, तो ये तो क्या है 1 प्लस, अगर इसको लाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ये भी बिल्कुल, अगर 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, ये भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ये कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब ये गलत है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, बीसी संबंधित वृत्त का व्यास है जिस पर ए और डी भी स्थित है। ठीक है, बीसी है 19 डिग्री, सी है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, इसके अंदर जो बीसी है इस वृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, और यहाँ पर 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु ये क्या है, इस चक्रीय चतुर्भुज है ना, ये इसके क्या है 2 बिंदु हैं। तो ये तो होगा अपने पास ए बी सी और ये डी, ये अपने पास एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि बी सी ए मतलब ये वाला कोण अपने पास दे रखा है, ये वाला कोण कितना है 19 डिग्री दे रखा है, और ये वाला कोण कितना होता है हमेशा, ये वाला कोण मतलब जो व्यास होता है उससे अगर परिधि पर कोई भी कोण बनता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस व्यास से परिधि पर कभी भी कोई सा भी कोण बनाए वो क्या होगा 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 है, ये 19 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास 71 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास क्या बोल रहा है, सी ए डी 32 डिग्री है, सी ए डी ये वाला कोण अपने पास 32 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज का जो कोण होते हैं उसमें क्या होता है, जो सम्मुख कोण होते हैं उनका जो योग है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो 90 है, ये 132 है, तो अपने पास इसका जो सम्मुख कोण है इन दोनों का वो कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 180 के अंदर से इन दोनों का योग कितना हो रहा है 90, इन सबको जोड़ के अपन घटा देंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 180 में से तो 90 प्लस 32 प्लस 19 माइनस का, इसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, प्लस का x मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर इसको घटाएंगे तो इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ रहा है 12 का 11 का 1 हासिल का 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 में से 90 गया तो सीधा 90 हो जाएगा। ठीक है, या सीधा अपन क्या करेंगे, सीधा अपन इसको काफी आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये तो कितना हो रहा है 180 में से पहले इन दोनों को घटा देंगे तो ये कितना हो रहा है 90 और 32 122 हो रहा है ये तो। ठीक है, तो 180 में से अपन क्या करेंगे 122 घटा देंगे पहले, तो कितना आ रहा है ये 8 आ रहा है, और 7 में से 2 गया तो 5 आ रहा है 58। अब 58 में से अपन इस 19 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, एक उधार लिया 18 में 9 गया 9, और 4 में से 1 गया तो 3। तो अपने पास जो ये कोण बचा है कितना गया 39 डिग्री का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो आपको क्या करना था, इन दोनों कोणों का योग और इन दोनों कोणों का योग इन सबको जोड़ के 180 में से घटा लेना था। ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो a प्लस सी बराबर कितना होता है, ये हो जाता है 180 डिग्री। इसी प्रकार d और b ये भी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं इनके सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है कि एक समबाहुभुज का बहिष्ठ कोण 18 डिग्री है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने को एक चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले अपने को भुजाओं की जरूरत होती है कि भुजाएं कितनी हैं, तो भुजाएं निकाल लेंगे। बहिष्ठ कोण 18 है तो भुजाएं क्या हो जाएगी, भुजाएं बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन बहिष्ठ कोण मतलब 18 का भाग दिया तो कितना आ रहा है 20, तो यहाँ पर भुजाएं कितनी आ गई 20 आ गई। तो जब भुजाएं 20 आ गई तो विकर्णों की संख्या का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो हो जाता है अपने पास n
n-3/2 होता है। n क्या है यहाँ पर? भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर 20 × 17/2, तो 2 का इसमें भाग दिया तो यहाँ 10, तो यहाँ पर कितना होगा? 170। तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 170 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ बोल रहा है कि 17.75 मीटर ऊंचे एक खड़े एक खंबे के शीर्ष से एक सीधी मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची थी तो खंबे के आधार से मीनार का आधार कितनी दूर है मीटर में बताएं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ बोल रहा है कि ये तो एक क्या है? खंबा है, और ये क्या है? मीनार है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर इसका उन्नयन कोण दे रखा है जो कि कितना है? 60 डिग्री दे रखा है ये। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 17.75 दे रखा है, और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? 57.75 दे रखी है। ठीक है, तो ये 17.75 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 17.75 हो जाएगा। तो ये वाली भुजा कितनी आएगी? ये वाली भुजा अपने पास 40 बच जाएगी। ठीक है, 57 में से 17 गया तो ये कितनी बच जाएगी? 40 बच जाएगी। जो अपने पास यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है, तो इस भुजाओं का जो रेशियो क्या हो जाता है? ये हो जाता है √3, और ये हो जाता है क्या? 1। ठीक है, तो इस रेशियो से अपन अगर √3 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 40/√3 हो जाएगी। ठीक है, तो आधार कितना आ रहा है अपने पास? 40/√3 आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण कर लेंगे। तो √3 को अपन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 40√3/3 हो जाएगा। तो इसका आधार जो है ये कितना हो जाएगा? 40√3/3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। रेशियो से अपन ने इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से हल कर लिया। ठीक है, तो रेशियो जो मेथड होता है काफी क्वेश्चन को काफी आसान बना देता है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपको पता होना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका लंब √3 हो जाएगा और आधार 1 हो जाएगा, और ये कितना होता है? ये 2 होता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि जो ये संख्या है ये किससे विभाजित है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 12, 9, 3, 11 दे रखा है, तो सबसे पहले अपन 3 का डिविजिबल रूट चेक कर लेंगे। अगर 3 से भाग जा रहा है तो मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन में किसी का जाएगा। तो 3 का अपन कैसे डिविजिबल चेक करते हैं? तो सबसे पहले अपन जो 3 से कट रहे हैं उस संख्या को काट देते हैं। ये कट गई, 2 और 1 ये भी कट जाएगा, 3 हो रहा है। 4, 5 ये भी कट रहा है, और ये कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, जो कि नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो ये 3 से भाज्य हैं, ये भी 3 से भाज्य हैं, ये भी 3 से भाज्य हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन अपना क्या होगा? राइट आंसर नहीं होंगे, गलत हो जाएंगे। अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, तो ये अपने पास स्वतः ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है, 11 का डिविजिबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ बोल रहा है कि सुरेश, दिनेश, रमेश इस अनुपात में धनराशि निवेश करते हैं, एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। ठीक है, यदि उनके निवेश में क्रमशः 5, 15, 20% की वृद्धि होती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? 300, 600 और 800 रुपए के अनुपात में निवेश कर रहे हैं। ठीक है, आसानी रहेगी इस परसेंट को बढ़ाने में। तो इसमें तो क्या हो रहा है? 5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 5% बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा? 10% 30, 5% 15, तो ये हो जाएगा अपने पास 315 हो जाएगा। ये कितना बढ़ रहा है? 15% बढ़ रहा है, तो 15% कितना हो जाएगा? 10% 60 और 5% 30, तो 90 बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा 690 हो जाएगा। और ये इसको 20% बढ़ाना है तो 10% 80, 20% 160, तो ये हो जाएगा 960। ठीक है, अब ये सारी संख्याएं 15 से कट रही है, तो 15 दूना 30 और 15 एकम 15। ठीक है, और ये 15 चौको 60 और 15 छिक्की 90, और ये 15 छिक्की 90, 15 चौको 60, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है? ये आ रहा है। ये अपने पास क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो भी यही हो जाएगा, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है, 21, 46, 64। तो ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो निवेश का जो रेशियो होता है
वही अपने पास प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 26 और ये पिरामिड वाला क्वेश्चन है। अगर आपको पिरामिड वाला फॉर्मूले याद हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन में काफी आसानी से हल कर लेंगे। जैसे यहां बोल रहा है कि एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आधार 8 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है और पिरामिड की ऊंचाई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने को पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले एल से प्लस टोटल आधार का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। तो जो ये आधार है ये क्या है, एक वर्ग है, और ये जो वर्ग है ये क्या है, इस बिंदु से ये क्या है, अपने पास एक पिरामिड बन गया, ठीक है। और यहां से अपने पास क्या बोल रहा है, ये 8 सेमी भुजा है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो आधी भुजाएं कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जो इसकी ये ऊंचाई है ये अपने पास दे रखा है, कितने दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी अपन ये क्या निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, ठीक है। वो कैसे, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये 3 है ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये 5 हो गई तो अपने पास फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/2 आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई। तो आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 32 और इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई, ये हो जाएगी 5 प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। तो ये कितनी बार, 16 16 पंजो 80 प्लस 64 किया तो ये कितना आ रहा है, 144 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अपन इससे क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो अपन ने कितनी आसानी से 2 लाइन के अंदर ऐसे क्वेश्चन को हल कर लिया। अगर आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस है तो डायग्राम बनाने की भी आपको कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ बोल रहा है कि 3 व्यक्तियों का औसत वजन 4 केजी वृद्धि हो जाती है, ठीक है, औसत वजन में। जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 केजी है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। 3 व्यक्ति यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का वृद्धि हो रही है एवरेज के अंदर। तो इनका एवरेज पहले कितना था, 100 था, एक व्यक्ति चला गया, 4 की वृद्धि हो गई। जो आने वाला व्यक्ति होगा ये क्या होगा, ये अपने पास 3 व्यक्ति हैं तो ये लगभग 3 चौक 12, तो ये 12 गुना ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसमें 12 अधिक होना चाहिए केजी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ये कितना है, 112 दे रखा है। तो इसके अंदर क्या कर रहा है, एक का 4 अधिक है तो तीनों के मिलाकर 12 अधिक होंगे, ठीक है। तो तभी तो इनका जो एवरेज है ये कितना होगा, ये अपने पास 112 केजी हो जाएगा टोटल वजन। इनका जो एवरेज है ये कितना होगा, इनके एवरेज में 4 की वृद्धि हो रही है तो जो नया व्यक्ति होगा वो 112 केजी का होगा, तभी इनके जो एवरेज है इसके अंदर क्या होगा, 4 की वृद्धि होगी, ठीक है। आई समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 28 और ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी कभार ही पूछने को मिलते हैं, पर एसएससी के काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जैसे यहां बोल रहा है कि 3 केजी चावल का मूल्य 180 केजी है, तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 रुपए, ठीक है। और यहां पर अपन क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ये हो जाएगा चावल, ये हो जाएगा दाल, ये हो जाएगा अपने पास चाय, ठीक है, और एक हो जाएगा अपने पास अखरोट, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है 8 केजी चावल, ये 8 है तो ये 5 केजी दाल के बराबर है, ठीक है। और 15 केजी दाल, यहाँ पर जो 15 केजी दाल है ये 2 केजी चाय के बराबर है। यहाँ पर 3 केजी चाय 6 केजी अखरोट के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है, 3 केजी चाय 6 केजी अखरोट के बराबर है। तो ये रेशियो अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये भी 5, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 3 और ये 15। अपने को यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 10 केजी अखरोट का मूल्य, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो कितना 24, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 24 × 15 और यहाँ पर
ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने पर। तो इन दोनों का रेशियो लेंगे, क्योंकि अपने पास इसका मान दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है, तो बाकी को अपने से कोई मतलब नहीं हल करने से। तो ये 4 बार कट जाएगा 15 से, 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 एकम 4 और ये कितनी बार 6, इन दोनों का रेशियो कितना है 6:1। 6 की वैल्यू अपने पास दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 60 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 360। ठीक है, तो इसके बराबर है ना ये। तो यहाँ पर 10 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 केजी का मूल्य इसका 10 गुना कर देंगे तो ये कितना आएगा 3600 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये इक्वेशन करना था। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगा तो एक और बता देता हूँ। तो अपने को अगर 1 केजी का मूल्य आ गया अपने पास 60, तो जो ये 60 है ये एक्चुअली क्या है, ये 8 केजी चावल का मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 8 केजी चावल का मूल्य ये है, तो 5 केजी दाल का मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 का भाग दे देंगे इसके अंदर, तो 5 केजी दाल का मूल्य ये हो जाएगा। अब ये 5 केजी दाल का मूल्य ये एक्चुअली क्या हो जाएगा 15 केजी दाल का मूल्य होगा। और ये 15 केजी जो दाल का मूल्य है ये 2 केजी चाय के मूल्य के बराबर होगा, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, जो ये मूल्य है ये एक्चुअली 3 केजी चाय का मूल्य है। तो 3 केजी जो चाय है ये एक्चुअली क्या है, ये 6 केजी अखरोट के मूल्य के बराबर है। तो इसमें अपन क्या करेंगे 6 का भाग दे देंगे। और अपने को ज्ञात करना है 10 केजी अखरोट का मूल्य ज्ञात करना है, तो अपने इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अपन हल कर लेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 10 केजी अखरोट का मूल्य का। जैसे 5 दूना 10 से 10 कट जाएगा, इस 6 से यहाँ पर कितना बचेगा 10, 8 या 24 इंटू 15 किया तो ये कितना होगा 360। 360 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है 3600 ही आ रहा है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप इस क्वेश्चन को 1 लाइन में हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 29। यहां बोल रहा है कि एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन पूछे गए इस बार। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, ये 70 डिग्री के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अपने पास इसकी ऊंचाई बोल रहा है, तो 60 डिग्री आ रहा है, तो अपन क्या करें रेशियो लगाएंगे, ये √3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 70 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 70 √3 हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी अपने पास 70 √3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 30। और यहां बोल रहा है कि एक कमरे की चौड़ाई b उसकी ऊंचाई की दुगनी है और उसकी लंबाई की आधी। तो कमरे में सबसे लंबे विकर्ण की तो ये क्या है विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहां पर, ये क्या है कमरा क्या होता है अपने पास एक घनाभ के आकार का होता है। ठीक है, तो ये क्या है ये हो गया अपने पास एक घनाभ हो गया। ठीक है, यहां बोल रहे हैं ये घनाभ है ना, तो यहां बोल रहा है कि जो उसकी चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये क्या है, ये तो हो गई चौड़ाई, ये लंबाई और ये क्या हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, जो चौड़ाई है इसकी ऊंचाई, जो ये ऊंचाई है इससे तो क्या है 2 गुनी है, तो ये क्या हो जाएगी ये आधी हो जाएगी। ठीक है, और जो इसकी लंबाई की क्या है आधी है, तो ये 2b हो जाएगा, इसकी जस्ट आधी हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, अब ये मान अपन यहां रख देते हैं, इसकी जो लंबाई है ये हो गई 2b, इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है b है, इसकी जो ऊंचाई है ये क्या है b/2 है। इसमें बोल रहा है कि सबसे लंबा विकर्ण, सबसे लंबा विकर्ण ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले ये वाला विकर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस वाला विकर्ण को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा अपने पास, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4b² प्लस ये हो जाएगा b²। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये हो जाएगा अपने पास ये वाली जो भुजा है ये वाला विकर्ण इसका मान हो जाएगा, ये कितना आ रहा है 5b² इसका मान आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास इसका मान दे दिया, इसका मान अपन ने निकाल लिया। ठीक है, और ये किसके अंदर होगा, एक्चुअली रूट के अंदर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रूट के अंदर होता है ये मान।
और अब अपन क्या करेंगे, इसका मान आ गया, ये मान अपने को दे रखा है, तो अपने पास ओनली जो ये विकर्ण है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा है, ये वाला विकर्ण एक्चुअली सबसे लंबा विकर्ण होगा। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये 90 डिग्री कौन बन रहा है, ये लंब और ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, और इसके क्या होगा, अंडर रूट। तो अपने पास जो इसका विकर्ण है सबसे लंबा, ये निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 20 और ये 21, तो ये कितना आ रहा है, 21, बी स्क्वायर बटा 4, ये इसका अंडर रूट आ रहा है। तो इसको अपन बाहर करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी बटा 2, और यहाँ पर अंडर रूट क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, ये अपने पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट कॉर्नर पर रेड बटन है, उसको दबा दीजिएगा। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, बस अगर आप दबा देते हैं तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, क्वेश्चन को कितना जल्दी हल कर सके, वो सारे तरीके आपको बता सकें। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए काफी बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।